नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैक्स डिजिटल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जीएसटी में आपकी कैश के बिल की क्या लिमिट है। अगर आपने कोई जीएसटी में बिल काटना है तो उसके एवज में आप कितना कैश रिसीव कर सकते हो, कितना नहीं कर सकते हो। ठीक है, वो सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट कंटेंट आपको जो वो मिलते रहे। ठीक है, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि वीडियो आपको अच्छी से समझ में आ सके। ठीक है, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, मैंने ये सीबीएसई की साइट ओपन करी हुई है। ठीक है, यहाँ पर ये रूल 46 है। ठीक है, जो बात करता है टैक्स इनवॉइस की, और टैक्स इनवॉइस के साथ साथ ये बात करता है क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट्स की। ठीक है, लेकिन अगर आप इस रूल 46 को ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा जिसमें ये लिखा हो कि आपको कितनी कैश की ट्रांजैक्शन करनी है, यानी कि आपने बिल के एवज में कितना कैश रिसीव कर सकते हो, कितना नहीं कर सकते हो। ऐसा कहीं पे भी इसमें नहीं लिखा हुआ है। रूल 46 जो टैक्स इनवॉइस की बात करता है वो ये बात करता है कि आपका बिल का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए और बिल में आपकी क्या क्या जरूरी कंपोनेंट्स है वो उसमें मेंशन होने चाहिए। ठीक है ना, जैसे कि नेम, एड्रेस हुआ। ठीक है ना, बिल का आपका जो नंबर है वो कितने डिजिट का होना चाहिए। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉट एक्सीडिंग 16 कैरेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे 16 कैरेक्टर्स से ज्यादा आपका इनवॉइस नहीं होना चाहिए। जो आप बिल बनाते हैं वो 16 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जिसमें कि स्लैश और ये सब जो स्पेशल सिंबल्स हैं वो इंक्लूड करके बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आपका फाइनेंशियल ईयर, यूनिक फाइनेंशियल ईयर भी उसके जो बिल नंबर है उसमें ऐड होना चाहिए। ठीक है, डेट ऑफ इशू उसकी होनी चाहिए। ठीक है ना, किस डेट को बिल इशू हो रहा है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें इसमें बात करता है। और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जो बात कर रहा है वो करता है ये कि आपका जो रजिस्टर्ड के केस में आपके पास क्या उसकी जो वो क्राइटेरिया है और अनरजिस्टर्ड के केस में क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, बिल की वैल्यू 50,000 रुपीज से ज्यादा है और तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, और 50,000 रुपीज से कम है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, एक्सेशन आपने डालना है। ये सारी चीजें आपकी रूल 46 में लिखी हुई है। ठीक है, लेकिन रूल 46 में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपने जो बिल बनाया है, ठीक है, उसके एवज में आपने कितना कैश रिसीव कर सकते हो। ये इसमें कहीं पे भी मेंशन नहीं है। लेकिन जीएसटी के साथ आपको पता है जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों ही आपस में मिले हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है ना कि आपकी कोई भी ट्रांजेक्शन जो होती है वो जीएसटी वालों की इनकम टैक्स के पास चली जाती है और इनकम टैक्स वालों की जीएसटी के पास रिपोर्ट्स हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम अमाउंट की बात कर रहे हैं तो वो हम बात करेंगे इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर ये दोस्तों इनकम टैक्स का सेक्शन है 269 ST। ये बात करता है कि आपने पेमेंट कितनी लेनी है और कितनी नहीं लेनी है। ठीक है, तो जीएसटी के केस में अगर हम बात करें तो जीएसटी को तो कोई मतलब ही नहीं है। आप कितने का भी बिल काटिए, जीएसटी को कोई मतलब नहीं है। जीएसटी को मतलब है तो सिर्फ अपने टैक्स रेट से। जो जीएसटी ने अपना टैक्स रेट बनाया हुआ है अलग अलग गुड्स एंड सर्विस के हिसाब से, उन्होंने अपनी जो टैक्स रेट को डिफाइन किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग उनको टैक्स चाहिए। ठीक है, जो जीएसटी चार्ज होता है 5%, 12%, 18% या 28%, उससे जीएसटी को मतलब है। अगर वो आपने चार्ज नहीं किया तो जीएसटी आपके ऊपर एक्शन ले सकता है। ठीक है, लेकिन कैश की बात करें तो जीएसटी आपको कैश के लिए नहीं रोकता है। आप कितने का भी कैश का बिल काटिए, बस जीएसटी बशर्ते उस पर लगा दीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम इनकम टैक्स की। ठीक है, तो ये सेक्शन जो 269 ST है, इसको समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। ये मान लीजिए अमन ट्रेडिंग कंपनी है। ठीक है, इन्होंने रमेश को गुड्स को सोल्ड किया है। इन्होंने अमन ट्रेडिंग कंपनी में गुड्स बेचा है रमेश को। ठीक है, जिसकी बिल की वैल्यू 3 लाख रुपए। ठीक है, एक बिल है जिसकी वैल्यू 3 लाख रुपए है। अब रमेश ने क्या किया है, अमन ने जब माल बेचा, रमेश ने माल खरीदा है। ठीक है, तो अब रमेश को पेमेंट तो करना होगा उसका। ठीक है, अब रमेश कैसे पेमेंट कर रहा है। यहाँ पर दोस्तों हम कैश की बात कर रहे हैं, ओनली फॉर कैश की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको अब कैश के बारे में समझा रहा हूँ तो मैं सिर्फ कैश की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो रमेश ने जो पेमेंट दिया है, ठीक है, रमेश ने अमन ट्रेडिंग कंपनी को जो पेमेंट दिया है एक ही डेट में 3 बार अलग अलग पेमेंट कर दिया 1-1 लाख रुपए का। ठीक है, ये कैश पेमेंट है। 15 तारीख में ही अलग अलग मतलब टाइम पे इन्होंने 3 लाख रुपए 1-1 लाख रुपए के हिसाब से बिल्कुल नील कर दिया, पेमेंट कर दिया। ठीक है, जो कि अलाउ नहीं है इनकम टैक्स में, ये अलाउ नहीं है। इसके ऊपर आपको इनकम टैक्स आपसे 100% पेनल्टी चार्ज कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इस रूल का वायलेशन करते हैं तो यहाँ पे आपको 100% पेनल्टी जो वियर करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपने समझ लिया है। ठीक है, एग्जांपल 2 की बात करते हैं हम यहाँ पे कि अमन ट्रेडिंग कंपनी ने यहाँ पे गुड्स जो सोल्ड किया वो 3 डिफरेंट बिल में अलग अलग तारीख को इन्होंने बिल काटे हुए हैं। ठीक है,
3 बिल काटे हुए अलग अलग तारीख में, ठीक है। हर बिल की वैल्यू जो है 1 लाख रुपए है, ठीक है। वो बिल उन्होंने रमेश को दिया हुआ है। अब रमेश ने यहाँ पे किस तरीके से पेमेंट किया है वो एक बार नजर कर लीजिए। रमेश ने 15 तारीख को 1 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया, ठीक है। रमेश ने 15 तारीख को 1 लाख रुपए कैश पेमेंट कर दिया अमन ट्रेडिंग कंपनी को, जिससे एक बिल उनका नील हो गया, ठीक है। फिर 16 तारीख को भी एक बिल का पेमेंट कर दिया, जिससे दूसरा बिल नील हो गया। 17 तारीख को भी एक बिल का पेमेंट कर दिया, जिससे तीसरा बिल नील हो गया, ठीक है। तीनों बिल की पेमेंट रमेश यहाँ पे कर चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अमन ट्रेडिंग कंपनी जो कि रिसीव कर रहा है कैश को, भाई अमन ट्रेडिंग कंपनी ने बिल रेज किया है तो जाहिर सी बात है कि मतलब जो पैसा आएगा वो अमन ट्रेडिंग कंपनी के पास आएगा, ठीक है। तो ये जो रिसीव कर रहा है पैसे को अमन ट्रेडिंग कंपनी, इसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर जो पेनल्टी है वो रिसीव के केस में है, ठीक है। जो अमाउंट रिसीव कर रहा है उसके ऊपर पेनल्टी लगती है, और जो कि ये ट्रांजेक्शन्स भी इसमें, ठीक है, मतलब ये ट्रांजेक्शन्स भी मान्य नहीं है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि ये अमाउंट जो 3 लाख रुपए हो रहा है, ठीक है। बात करते हैं सेक्शन 269 ST की। 269 ST कहता क्या है डिटेल्स में समझते हैं। नो पर्सन शैल रिसीव एन अमाउंट ऑफ 2 लाख रुपीज और मोर। यहाँ पर कोई भी पर्सन 2 लाख रुपए या 2 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट रिसीव नहीं कर सकता है इन एग्रीगेट फ्रॉम अ पर्सन इन अ डे, यानी कि कोई भी पर्सन एक दिन में 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट रिसीव नहीं कर सकता है। यहाँ पर दोस्तों ये वर्ड समझना, 2 लाख रुपीज और मोर, यानी कि 2 लाख रुपए भी अगर आपने रिसीव किया है ना तो आपको पेनल्टी वियर करनी पड़ेगी, जो कि 100% पेनल्टी है, ठीक है, कैश के केस में। और 2 लाख या उससे ज्यादा, ठीक है, तो आप 2 लाख से कम का अमाउंट रख सकते हैं, 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट नहीं रख सकते, ठीक है। तो यहाँ पे पहला हो गया सिंगल डे, ठीक है, सिंगल डे में। दूसरा इन रिस्पेक्ट ऑफ सिंगल ट्रांजेक्शन, कोई भी एक ट्रांजेक्शन के लिए आप 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा का पेमेंट वो भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए, ठीक है। सी की बात करते हैं यहाँ पे हम, इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू वन इवेंट और ओकेशन फ्रॉम अ पर्सन, यानी कि एक पर्सन से आप एक इवेंट के लिए या एक ओकेशन के लिए भी आप 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा का चार्ज नहीं कर सकते हो, मतलब नहीं रिसीव नहीं कर सकते हो। चार्ज आप कर सकते हो, मतलब रिसीव नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। रिसीव करेंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी वियर करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर आप किसी और मोड से पेमेंट कर सकते हो आप, ठीक है। आप अकाउंट पे चेक दे सकते हो, ठीक है ना, ड्राफ्ट बना के दे सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मोड से आप जो पेमेंट कर सकते हो, ठीक है, NEFT RTGS वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। उस केस में आप ये कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप कैश के केस में ये नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 269 ST आशा करता हूँ ढंग से समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन वीडियो भी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है। 269 के बाद दोस्तों एक सेक्शन और भी है जो मेजर रोल प्ले करता है, वो है इनकम टैक्स का सेक्शन 40A, ठीक है। अब 40A क्या बात करता है दोस्तों, 40A का जो सबसेक्शन है 3, 40A का जो सबसेक्शन है 3, ये बात करता है दोस्तों कि यहाँ पर मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, ठीक है। तो आप जानते होंगे कि मतलब नॉर्मल एक पर्सन है जो व्यापार नहीं करते हैं, उनके लिए कोई लिमिट नहीं है, आप वो खर्च कर सकते हैं, ठीक है। उनका पैसा है वो कैसे भी उसको जो है वो खर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बिजनेसमैन है तो आप एक नॉर्मल पर्सन से बिल्कुल अलग है और आपके ऊपर खर्चे की एक लिमिट बनाई हुई है, ठीक है। तो सेक्शन 40A का सबसेक्शन 3 ये क्या कहता है आपसे कि अगर आपने कोई एक्सपेंस किया है इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अ पेमेंट और एग्रीगेट और पेमेंट्स मेड टू अ पर्सन इन अ डे, यानी कि आप एक दिन में, ठीक है, यानी कि आप एक दिन में 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज, एक दिन में आप 10,000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट नहीं कर सकते हो। अगर आपने ऐसा किया तो कोई भी नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एक्सपेंडिचर, तो उस एक्सपेंस के एवज में आपको जो डिडक्शन है वो अलाउ नहीं की जाएगी, यानी कि जो आपका प्रॉफिट में से आपको जो वो माइनस नहीं किया जाएगा, उसके प्रॉफिट में, मतलब आपके प्रॉफिट में उसको ऐड कर दिया जाएगा उस एक्सपेंस को, ठीक है। वो एक्सपेंस या ऐसे कह लेते हैं कि वो एक्सपेंस आपका डिसअलाउ कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि अगर आप बिजनेस के केस में हैं तो आपने 10,000 रुपए से ज्यादा का, आपने सिर्फ एक्सपेंस के केस में बात हो रही है। यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं, लोगों को मैंने देखा है कई बार कंफ्यूज होते हुए देखा है कि यार वो मतलब बिल परचेज के केस में और एक्सपेंस के केस में दोनों ना सेम बातें बोलते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है ये बातें बोलते हुए कि परचेज के केस में भी यही बोलते हैं कि 10,000 रुपए से ज्यादा की एंट्री नहीं करनी है, और अपना एक्सपेंस के केस में भी 10,000 रुपए से ज्यादा की कोई भी एंट्री नहीं देनी है ना लेनी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है कि सेक्शन 269 ये कहता है कि आपके ऊपर 10,000 की ऐसी कोई लिमिट नहीं है, आपके ऊपर 2 लाख रुपए की लिमिट है, जो कि एग्रीगेट जो काउंट की जाती है फाइनेंशियल ईयर इन अ डे, सिंगल ट्रांजेक्शन
और एक दिन में और एक साल में, ठीक है। 2 लाख या 2 लाख रुपए से ज्यादा की ट्रांजेक्शन आपके लिए जो है वो मान्य नहीं है, ठीक है। और एक्सपेंस के केस में बात करें तो यहाँ पर 10,000 रुपए की ट्रांजेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। 10,000 रुपए से ज्यादा की आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो। तो दोनों ही सिनेरियो अलग अलग है, मतलब दोनों सिनेरियो आपको समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। तो ये दोनों सिनेरियो आपके क्लियर हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर जो मैंने जीएसटी का जो रूल 46 बताया, तो ये भी आपको जो क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर रूल 46 जो जीएसटी का, ये कहीं पे भी ऐसी बात नहीं करता है कि आपको पेमेंट रिसीव करना है या कितना करना है, ठीक है। ये कोई बात नहीं करता, उसको मतलब है सिर्फ अपने टैक्स से। आप टैक्स इनवॉइस कैश के केस में कितने का भी काट सकते हैं, ठीक है। लेकिन बस रिसीव करते समय आप इनकम टैक्स के जो सेक्शन हैं, सेक्शन 269, इसको आप याद रखिए, ठीक है। तो आशा करता हूं कि यहाँ तक सारी चीज आपको जो क्लियर हो गई होंगी। और दोस्तों चैनल पर नए हैं, वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू।